Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of January 2024. 12 जनवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे. स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. आई होप यू विल डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फ्यूल्स डज अ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यूजेस. तो एक जो PEMFC होता है यानी कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होता है उसमें कौन सा प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. इनमें से ऑप्शंस आपके सामने हैं. ए मीथेन, बी इथेनॉल, सी हाइड्रोजन या डी गैसोलीन. नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी हाइड्रोजन. इसका आंसर है हाइड्रोजन को प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है इन द पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल. अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम यूज़ किया गया है पोएम-3 जो कि इसरो ने डेवलप किया है, एक मॉड्यूल है ना, तो 4th स्टेज के रूप में, तो उसमें यूज़ किया जाता है. तो इसमें हाइड्रोजन के रूप में फ्यूल होता है. इट यूजेज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. ठीक है, एंड पॉलीमर मेम्ब्रेन एज अ इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि ये क्या बेनिफिट है ऑफ इंक्रीजिंग द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया. तो पहला है रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल, दूसरा है एड्रेस द प्रोटीन डिफिशियंसी, तीसरा है इन्हांस द सॉइल फर्टिलिटी. तो इनमें से क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन इंडिया? बहुत आसान सवाल है. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल 3 आर करेक्ट. तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्यों करेक्ट हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पल्सेज आपके यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट बिल घटेगा. प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों कम हो? क्योंकि पल्सेज आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसलिए ऑब्वियस सी बात है. तीसरा सॉइल फर्टिलिटी क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस होते हैं तो वो नाइट्रोजन और ये सारी चीज़ें फिक्सेशन में काम करता है, तो दैट इज अगेन अ बेनिफिट. तो ऑल 3 आर द बेनिफिट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. आई होप आप आंसर कर पाए. पहला स्टेटमेंट है कदम्बाज ऑफ गोवा सर्व्ड एज सबऑर्डिनेट्स टू चालुक्याज ऑफ कल्याण. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्टडी ऑफ कदम्ब इंस्क्रिप्शन हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेसिफरिंग द ओरिजिन ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी. तीसरा है तेलुगु लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द कदम्ब इंस्क्रिप्शंस. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? अब देखो, इसका केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा जो लिखा है कि कदम्ब इंस्क्रिप्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये गलत है. बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं किया. इक्का दुक्का रेफरेंस आपको मिल सकता है चालुक्यन का, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका ओरिजिन और ये सारी चीज़ें कदम्ब इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. तेलुगु मेजर लैंग्वेज नहीं थी इनकी, कन्नड़ और संस्कृत मेजर लैंग्वेज थी तो कदम्बाज की. तो ये दैट इज़ अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा. अब एक न्यूज़ है जो कि हिंदू में नहीं थी. ये है DRDO ने डेवलप किया है एंड लॉन्च किया एक नई 7.62 mm कैलिबर की असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम. तो अगर आपसे कोई उग्रम के बारे में पूछता है कि उग्रम न्यूज़ में था, क्या है ये, तो ये असॉल्ट राइफल है. DRDO ने इसको डेवलप किया है, 7.62 mm कैलिबर की है. एंड इट विल नाउ, मतलब इसको इंटेंट क्यों किया गया, बनाया क्यों गया, क्योंकि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कुछ एजिंग जो इंसास राइफल्स हैं, कुछ इंसास राइफल्स जो एज कर रही हैं, उनको रिप्लेस करके अब उग्रम यूज़ किया जाएगा. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. फ्रंट पेज की एक और न्यूज़ है डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 80% ऑफ द 2023-24 टारगेट. तो 2023-24 में जो डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट रखा गया था, वो उसका 80% टारगेट ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है. एंड इट इज़ होपफुल दैट कि ये पूरा जब सेशन ख़त्म होगा तब तक ये पूरा अपन जो टारगेट है उसको ओवर कर जाएंगे. ठीक है ना. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है बेसिकली ये निकालता है पूरा कलेक्शन के बारे में, क्या कितना कलेक्शन हुआ. तो उसने कहा कि काफ़ी जो ग्रोथ हुई है डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में वो देखने को मिली है. और ऑब्वियसली बात है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं कौन कौन से होते हैं वो नॉर्मल सी बात है, आपको पता भी होगा. जैसे आपका इनकम टैक्स जो हो गया वो डायरेक्ट टैक्स है. आपका कॉरपोरेट टैक्स जो हो गया वो आपका डायरेक्ट टैक्स है. एक पहले गिफ्ट टैक्स चलता था, वेल्थ टैक्स चलता था, है ना, तो वो भी डायरेक्ट टैक्सेस है. तो गिफ्ट टैक्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. तो अगर आपको कोई पूछे इन सब चीज़ों के कौन सा डायरेक्ट है कौन सा नहीं, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है. अदरवाइज ये सारे आपको इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, है ना, कैपिटल गेंस टैक्स हो गया. कैपिटल गेंस भी एक डायरेक्ट टैक्स है ना. तो ये कुछ नाम आप ज़रूर याद रखेगा कि कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं.
तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन वाज नॉट टू मेक देम इंसुलर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक चीज़ बोला है अभी रिसेंटली कि जो माइनॉरिटीज़ के पास राइट है ऑफ establishing and administering their own educational institution under article 300 article 30 का subsection 1, तो ये इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू घेटोइज देम मतलब कि उनको अलग करने का या वो खुद अपने आप को इंसुलर कर लें, इसलिए इनको ये राइट नहीं दिया गया है। राइट इसलिए दिया गया है ताकि वो अपनी माइनॉरिटी की जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी उसको मेंटेन करके रख सकें। इट इज़ नॉट टू घेटोइज देम और टू इंसुलर देम, टू मेक देम इंसुलर। तो एक्चुअली बात ये चल रही थी कि जो जैसे AMU है यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होता कि कोई अगर मान लो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो केवल उसी कम्युनिटी के लोग करें, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शुड ओनली बी डन बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। एंड यहाँ पे जो माइनॉरिटी मतलब उनका जो वो है ग्रुप है, उनके पास ये डिस्क्रिशन होता है कि दे कैन चूज़ द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी कम्युनिटी, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को अलग कर लें या कहें कि नहीं भैया इसमें तो अब कोई और दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति इसके एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके वर्किंग में नहीं आ पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो कभी आपको स्टेटमेंट भी मिलता है ना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पर समझ लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली केस क्या चल रहा है, मैं आपको केस बता दूं। केस ये चल रहा है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेंड किया है कि AMU जो है यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ द नेशनल कैरेक्टर इट होल्ड्स, ठीक है ना। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि एक 5 जज बेंच है S अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967, इसने ये कहा था कि AMU वॉज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। आई होप यू विल कीप अ टैब ऑन दिस। Once a 42 किलोमीटर ड्राइव अटल सेतु विल रिड्यूस मुंबई नवी मुंबई कम्यूट टू 20 मिनट्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूँ, ये बेसिकली मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु भी कहा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु। और ये जो है बेसिकली आपका डिस्टेंस जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में है उसको कम कर देगा। पहले 42 किलोमीटर का था, अब लगभग 22 किलोमीटर का बचेगा आफ्टर दिस अटल सेतु। एंड इट हैज़ नाउ बीन इनॉग्रेटेड, इट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन मतलब टुडे ओनली, आज ही इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। एंड दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस द डिफरेंट डिस्टेंस अलॉट, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी अटल सेतु का प्रोजेक्ट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे देखें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन द GM मस्टर्ड। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये पूछा कि भाई GM मस्टर्ड को आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया। अब जब भी मैं बोलूँ कि सेंटर ने दिया, इसका मतलब है कि सेंट्रल की बॉडी ने दिया। तो एक बॉडी है जिसका नाम है GEAC, ठीक है ना। क्या है नाम? GEAC, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको बनाया किसके अंदर गया है? इट हैज़ been formed अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो ये दो चीज़ें आप लिख लीजिएगा कि GEAC जो है वो एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और किसके अंदर बनी है? 1986 के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इसके रूल्स जो आए थे वो 1989 के रूल्स थे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रिलेटेड रूल्स 1989 के थे। और उसी रूल्स के अंतर्गत इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो GEAC को दी गई है कि भैया आप जो भी जेनेटिक हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप देखेंगे, उनका अप्रेजल आप करेंगे, है ना। तो इसी कम्युनिटी ने एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है GM मस्टर्ड को। और सुप्रीम कोर्ट इसी के रिगार्डिंग पूछ रही कि भाई क्या आपने ऐसे दे दिया या आपने स्टडी किया, क्या किया? ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगेन।
आगे मूव करते हैं, सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज़, महाराष्ट्र टॉप्स द स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे अब सूरत जो है गुजरात में है और इंदौर मध्य प्रदेश में है। दे वर जॉइंटली डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया एट द क्लीन सिटी अवार्ड्स फॉर 2023। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग देता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स देता है, और इसको स्वच्छ सर्वेक्षण भी कहा जाता है। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार, दिस इज द 7th टाइम इंदौर हैज़ टॉप्ड दिस लिस्ट, 7th टाइम इंदौर हैज़ टॉप्ड दिस लिस्ट। एंड आप यहाँ पे सिटीज़ में रैंकिंग देख सकते हैं, टॉप 5। तो सिटीज़ में जिनकी 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है उसमें इंदौर नंबर 1 है, सूरत फिर है, मतलब साथ में ही है, नंबर 1 ही है। फिर नंबर 3 डायरेक्ट नवी मुंबई है, देन नंबर 4 ग्रेटर विशाखापट्टनम है, एंड नंबर 5 भोपाल है। एंड स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट में महाराष्ट्र है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड में छत्तीसगढ़ है, फोर्थ में उड़ीसा है, एंड फिफ्थ में तेलंगाना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे 2023 की जो थीम थी क्लीनलीनेस सर्वे की वो थी वेस्ट टू वेल्थ, एंड 2024 में जो थीम है वो है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। तो देखते हैं क्या है इस साल का, लेकिन ये आपको ओवरऑल मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप टर्निंग द टाइड अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा उसका रीज़न है जो बहुत ज़्यादा ओवर द काउंट मतलब आपका प्रिस्क्रिप्शन में जाती हैं एंटीबायोटिक्स, है ना, वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। तो अब नया कोई ड्रग आया है, तो यस देयर इज़ अ न्यू ड्रग नाउ। आपको मैंने कल बताया था ज़ोसूराबैल्पिन, याद है आप लोग को? मैंने बताया था कि न्यूज़ तो एक नई एंटीबायोटिक की खोज चल रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पुरानी जितनी भी दवाइयाँ थी सबके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुका है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़ोसूराबैल्पिन। इट स्टैंड्स आउट एज अ प्रॉमिसिंग न्यू कैंडिडेट फॉर दिस एंटीबायोटिक मतलब रेजिस्टेंस, और इसमें ड्रग रेजिस्टेंस एसिनेटोबैक्टर इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको ज़ोसूराबैल्पिन का मदद मिलता है। एसिनेटोबैक्टर जो है ड्रग रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट आपको मिलता है। अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा ज़ोसूराबैल्पिन के अलावा भी कुछ है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे वोखार्ड जो ग्रुप है, नागपुर में आपने देखा होगा वोखार्ड हॉस्पिटल भी है, तो वोखार्ड ने सीफेपिम ज़ीडेबैक्टम, याद रखिएगा सीफेपिम ज़ीडेबैक्टम, ये बनाया है। इसका भी इंटरनेशनल फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। एंड इसके अलावा एक और है सेफीडेरोकोल। It has already been approved in use in various countries. सेफीडेरोकोल ये जापानीज़ ग्रुप है कि शिनोगी नाम का, उसने इसको बनाया है। ठीक है ना, तो ये कुछ नाम हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा मददगार मिल सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेगीज़, यहाँ बैक्टीरियोफेगी लिखे हैं, यहाँ भी याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेगी क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेगीज़ एक्चुअली वायरसेस होते हैं, याद रखिए नाम बैक्टीरियोफेगीज हैं। दे आर एक्चुअली वायरसेस दैट टारगेट एंड एनहिलेट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया खाने वाले वायरस होते हैं ना उनको बैक्टीरियोफेगी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी मिनिस्ट्री नोटिफाइज रिवाइज रूल्स टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, ये मैंने आपको परसों बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने क्या किया है, इसने नोटिफाई किया है रिवाइज्ड रूल्स अंडर शेड्यूल एम। शेड्यूल एम के अंतर्गत नए रूल्स रिवाइज किए हैं। शेड्यूल एम किस चीज़ का? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का शेड्यूल एम जो है उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने कुछ रूल्स निकाले हैं, और ये जो रूल्स हैं बेसिकली ये फार्मा सेक्टर को कमिट करने के लिए हैं कि जो मैन्युफैक्चर हो ड्रग्स की, जो इक्विपमेंट्स बने उनमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का फॉलो हो, कंप्लायंस हो और उनकी क्वालिटी अच्छी रहे। ठीक है ना, एंड दिस इज़ अ रिस्पॉन्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्लोबल कंट्रीज़ कह रही थी कि इंडिया के में सब स्टैंडर्ड मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसके रिस्पॉन्स में हमने ये चीज़ की है। ठीक है ना, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के अंदर जैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएंगी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम निकाला गया है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट निकाला गया है, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू निकाला गया है। ठीक है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर मेड द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, ताकि मेडिसिन फार्मा ये सब अच्छी क्वालिटी की निकल सकें।
I hope you got clarity regarding that. Are antibiotics over prescribed in India? ये भी AMR के ऊपर ही एक आर्टिकल है. तो yes, they are over prescribed definitely. और antimicrobial resistance जो है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली जो कुछ नाम है मैं आपको बता दूं. ई कोलाई है, क्लेब्सिएला है, एसिनेटोबैक्टर है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, एंटेरोकोकस है. दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू सम ऑफ द लेटेस्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स. ये तो ऐसे हैं जो लेटेस्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स के भी रेजिस्टेंट हो चुके हैं. ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एसिनेटोबैक्टर, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकस. एंड बहुत सारा इंडिया में ऑब्वियस सी बात है अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं होता एंटीबायोटिक्स का. यहाँ पे बहुत ओवर प्रिस्क्राइब किया जाता है. ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाते हैं. एंड इसके अलावा हमारे यहाँ दिक्कत एक ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि पेशेंट्स में पूरा जो डायग्नोसिस है उसको प्रॉपर करें, उसके बाद बताएं कि इनको क्या एंटीबायोटिक देनी है नहीं देनी है. हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग हैं डॉक्टर्स के यहाँ कि वो तुरंत सबसे जो शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट रूट है वो एंटीबायोटिक्स दे करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है ना. और हमारे यहाँ एडिक्वेट ट्रेनिंग भी नहीं है एंटीबायोटिक सिलेक्शन में, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन में. इसके अलावा हम प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं AMR एंड कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन. वी आर नॉट मॉनिटरिंग इट प्रॉपरली. दैट इज़ अगेन रीज़न फॉर दैट. ठीक है ना. तो ऑथर ने सजेशन में ये बताया था कि भैया हमको ये करना पड़ेगा कि हमको जो क्विक डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हम डायग्नोसिस का कोई क्विक मेथड निकाल लेते हैं तो हमारा ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ कम हो जाएगा. क्योंकि डॉक्टर्स को यही दिक्कत है, डायग्नोसिस करना नहीं चाहते क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा, टाइम इतना वो दे नहीं पा रहे हैं, है ना. तो गाइडलाइंस का अगर वो कुछ इस तरह से बना लें कि किस तरीके से लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो डॉक्टर्स क्या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, कई बार अपने से ही बता देते हैं. कई केसेस में वो अपने से बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको जल्दी बताना है, जल्दी उसको उनको लगता है कि ठीक है ये दे देंगे ठीक हो जाएगा, है ना. दे डोंट वांट टू गेट इन द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम. सो दैट इज़ अगेन अ मेजर इफेक्ट ऑफ दैट. ठीक है. इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आ रहा है आपका ट्रिकल डाउन भी हो रहा है फ्रॉम द पोल्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. जैसे गायों में आपने बहुत एंटीबायोटिक दे दिया तो फिर आप उसका दूध पियेंगे तो आपको कल को आगे बढ़ेगा. फिर इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर में बहुत दिया जाता है पेन रिलीव करने के लिए, ये करने के लिए, और फिर बाद में उसी को किसी ने चिकन में खाया, किसी ने कहीं खाया, तो वहाँ पे फिर वो ट्रिकल डाउन हो गया. तो ये भी एक रीज़न है जो कि यहाँ पे बताया गया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इंडिया मालदीव्स के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, उसके बारे में आया था. आगे देख लेते हैं यहाँ पे. जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो अब यहाँ पे देखो, इजरायली स्टार्टअप प्लान्स टू कनेक्ट दुबई हैफा पोर्ट वाया लैंड टू बाईपास रेड सी. अब यहाँ पे रेड सी में क्या है दिक्कत हो रही है, हमास की दिक्कत हो रही है और इधर हाउदीज़ की दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी. तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इजरायली एक स्टार्टअप है उसने ये कहा है कि हैफा जो पोर्ट है आपका, हैफा पोर्ट जो है इसराइल में, उससे और दुबई पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए और एक दूसरा रूट निकाल रहे हैं. ठीक है. दे वांट टू मूव द कार्गो बाय रोड नाउ इन ऑर्डर टू बाईपास द रेड सी रूट, है ना. तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ बतानी थी, हैफा पोर्ट की लोकेशन में बतानी थी. दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.